नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज से हम आपकी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूबरू। ये एक साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसको हम इस उद्देश्य से लेके आए हैं कि जो भी पूरे वीक की कोई हाईलाइट रही हो, खास टॉपिक रहा हो जिसका हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व रहा हो, तो उसकी हम जीरो से लेके जो एपेक्स लेवल तक कह लीजिए उसको अच्छे से खंगालें, उसको समझें, उस पर नोट्स रेडी करें, ताकि चाहे से वो क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, या हमारी ओवरऑल समझ डेवलप करने के लिए हो, उसको हम हर एंगल से समझ लें, रेडी कर लें। तो इसी के लिए हम विशेष रूप से इस श्रृंखला को आपके साथ लेकर आए हैं। श्रृंखला का नाम रूबरू है और आज इसका पहला एपिसोड हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। इसके पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, डिस्कशन की शुरुआत करें, पहले हम और आप कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड तो मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक चयन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। ये जुलाई एक्सटेंशन ऑफर है जिसमें 12 महीने के साथ 2 महीने, 18 महीने के साथ 4 महीने और 24 और 36 महीने के साथ 6 महीने आपको दिए जा रहे हैं फ्री। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, जिसमें यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी निर्विघ्न पार कर ले जाते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% फी रिफंड देगा। एनुअल प्राइस हाइक होने वाली है। इसके पहले आप जल्दी से जल्दी, यदि आप अब भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल करें। ये प्रतिज्ञा बैच जो आईएएस 2024 के लिए मुखर्जी नगर से लाइव होगा, 10 जुलाई से ये लाइव होने वाला है। यदि आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो आप एमके लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। आरंभ बैचेस आईएएस 2024 के लिए ये 8 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगेन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर ड्रीम। तो इसमें 0% EMI पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शनल बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। और अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक है समान नागरिक संहिता। सबसे पहले जो एक एक वर्ड पे फोकस करिए। पहले कह रहा है वर्ड समान, समान। और जब आप इंग्लिश में इसको देखेंगे तो इसमें वर्ड इक्वल नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म है, राइट। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश देखिए तो यहाँ पे समान नहीं लिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रहा है कि एक चीज न्याय है, या ऐसे सोचिए कि कोई एक चीज है जिसको बराबर बराबर सब में बांटा गया है, तब तो वो इक्वल होता, इक्वल सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन ये है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जैसे हवा चलती है और सबको बराबर बराबर लगती है ना, तो उसमें कहते हैं हवा में यूनिफॉर्मिटी है, यानी यूनिफॉर्म रूप से वो हवा सबको लगती है, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा सब पे बराबर है, तो वहां पे वर्ड बराबर का मतलब इक्वल नहीं है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब जितना मेरे पे लग रही है उतना ही आप पे लग रही है, राइट। और इक्वल मतलब होता है बांटना, राइट। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिक रूप से जो है क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, सतत हो जाए। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए स्कूल में यूनिफॉर्म दिया जाता है ना, ताकि सब एक एक लेवल पे आ जाए, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो टॉपिक है वो कह रहा समान नागरिक संहिता, यानी कोई ऐसी चीज है जिसको यूनिफॉर्म करने की बात हो रही है, सबके लिए बराबर करने की बात हो रही है, नंबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, द फर्स्ट थिंग इट इज टॉकिंग अबाउट टू डू समथिंग विच शुड बी यूनिफॉर्म टू ईच एंड एवरी वन, नॉट इक्वल बट यूनिफॉर्म, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप इसमें नोटिस करें तो यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो है नागरिक, ठीक। समान हो गया, यानी यहाँ पे ये जो वर्ड हो गया ये हो गया यूनिफॉर्म। फिर देखिए यहाँ पे जो दूसरा शब्द है वो है नागरिक। नागरिक का मतलब ये है, देखिए 2 वर्ड है, एक होता है सिटीजन और एक है पीपल, राइट। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। और जैसे ही हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं तो वहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट्स किसको दिए गए हैं? सिटीजन को, राइट। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी ये जो यूनिफॉर्मिटी है, ये तब लाई जाएगी व्हेन द पीपल बिकम सिटीजन, यानी ये सब पे लागू नहीं हो रही है, सब पे यूनिफॉर्म नहीं है, ये किस पे यूनिफॉर्म है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया पे यूनिफॉर्म करने की बात हो रही है। तो नंबर 1 दिस इज टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। नंबर 2 दिस इज टॉकिंग अबाउट कि
फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सिटीजन्स पे लगने वाली है, नागरिकों पे लगने वाली है। क्या करेंगे इसको, क्या कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा हम क्या कर देंगे, इसको कोडिफाई कर देंगे, कोड में लिख देंगे, संहिताबद्ध कर देंगे। ठीक है, कोडिफाई मतलब एक जगह पर रिटन रूप से या संहिताबद्ध रूप से रखा हुआ है। और क्या रखा हुआ है, एक ऐसा 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 कानून रखा हुआ है जो सब पे यूनिफॉर्म है, और सब पे नहीं, सिटीजन पे यूनिफॉर्म है। तो दिस इज द रीजन इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं। अब अगली बात कि अगर हम देखें तो क्या हमारे भारत में अगर हम कानून की बात करें तो क्या वो सब पे बराबर नहीं है। तो हमें लगेगा कि अरे आर्टिकल 14 तो हमें भी मिला है, मेरे पड़ोसी को भी मिला है, मोदी जी को भी मिला है, अंबानी को भी मिला है। तो यहाँ पे किसकी समानता की बात हो रही है, क्या अभी तक हम असमान हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड फोकस किया जा रहा है ना, कि जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यहाँ पे अगेन आप इंग्लिश में देखें तो और ज़्यादा आपको मतलब क्लियर होगा। यहाँ पे जो वर्ड है, नागरिक का मतलब सिटीजन से ज़्यादा सिविल को लिया गया है, नागरिक का मतलब सिटीजन से ज़्यादा सिविल को लिया गया है, यानी सिविल प्रोसीजर, यानी किसको यूनिफॉर्म करने की बात हो रही है, सिविल को बराबर करने की बात हो रही है। अब सिविल बोले तो क्या आपने पढ़ा होगा ना कि दीवानी या सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक लाइन है ये हमें और भी कुछ बता रहा है। वो ये है कि ये बता रहा है कि दरअसल यहाँ पे नागरिक संहिता, इसका मतलब होगा सिविल से लेना देना, यानी इसका मतलब अभी तक एज अ सिविल लॉ हम सभी लोग बराबर नहीं हैं। तो कौन है सिविल लॉ, सिविल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ मतलब वो लॉ जिसको हम व्यक्तिगत लॉ कहें या पर्सनल मैटर्स कहें। अब देखिए मेरा पर्सनल मैटर क्या होगा, राइट। सपोज करो मैं किसी स्कूल में जाऊँ, पढ़ने जाऊँ, तो जो या जैसे जैसे सपोज करो हम और आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो जितना डिस्कशन मेरा आपसे है उतना और बच्चे से भी होगा, और भी जो लोग देख रहे होंगे उनसे भी होगा, यानी यहाँ पे तो सारी चीज़ें बराबर हैं। पर्सनल मैटर क्या हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे से रिलेटेड है। जैसे मेरी शादी किससे होगी, ये मेरा पर्सनल मैटर हो सकता है। मेरी शादी कैसे होगी, ये मेरा पर्सनल मैटर हो सकता है। मैं अगर संतान गोद लेना चाहूँ तो कैसे लूँगी, ये मेरा पर्सनल मैटर हो सकता है। मेरे पिताजी अपनी जायदाद अपने किस संतान को देना चाहें, ये उनका पर्सनल मैटर हो सकता है। पर्सनल मैटर यानी वो मैटर्स जो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति से रिलेटेड हो, ना कि पूरे सोसाइटी से। यानी यहाँ पे अभी तक समानता नहीं थी, यहाँ पर अभी तक समानता नहीं थी, इसी को समान करने की बात हो रही है। और इसका मतलब है कि किस लेवल पे हम समानता की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्या हम धर्म के आधार पर समानता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे धर्म एक साथ जो है बसते हैं। क्या हम कास्ट में समानता की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग एक साथ बसते हैं, राइट। क्रीड के लेवल पे बात कर रहे हैं, नस्ल के रूप में बात कर रहे हैं, जन्म स्थान के को लेकर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो कहा गया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, बेसिकली ये डील करता है आपके धार्मिक मुद्दों से, धर्म के आधार पर। और सेकंड चीज ये होगा आपका पर्सनल, जो हमारा अपना निजी मामला है, वहां पे जो है सारी चीज़ों को समान कर देना। यानी अभी यहाँ पे समानता नहीं है, समानता को स्थापित करना है, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब एक एक करके जरा चरणबद्ध तरीके से हम और आप इसकी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये मांग अचानक उठ गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या ये जो है पहले से था। क्या समान नागरिक संहिता अचानक छिड़ी हुई बहस है, या इसकी जो बुनियाद है या जो इसके सीट्स हैं वो पहले से हमारे पास मौजूद थे। देखिए जब भारत में ब्रिटिश शासन भी नहीं था, मुगलिया सल्तनत थी, तो कहा जाता है कि जो मुगल बादशाह थे उस समय के, वो किसी के पर्सनल लॉज में इंटरफेयर नहीं करते थे, राइट। जैसे ऐसा होता था कि जैसे हिंदुओं का अपना पर्सनल मैटर है, वो पुरोहित वगैरह डील करते थे, मुस्लिमों के जो मैटर्स थे उसको उलेमा डील किया करते थे, राइट। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी ऐसा था कि वहाँ पे जो पर्सनल मैटर्स हैं, या मतलब जो नागरिक सिविल मुद्दे हैं, वो जो मुस्लिम रूलर्स भी थे वो भी उसमें इंटरवीन नहीं कर रहे होते थे, राइट। अब देखते हैं कि जब ब्रिटिश शासन हुआ तो क्या हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको याद होगा, कैनिंग का नाम याद होगा, जहाँ से आईपीसी और कॉर्नवालिस ने कहीं ना कहीं कॉर्नवालिस कोड ये सारा कुछ बनाना शुरू किया। ब्रिटिश शासन की बात करें तो यहाँ पे नागरिक मामलों में एक रूपता का अभाव था। अब अगर नागरिक मामलों में एक रूपता का अभाव था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक रूपता लाना नहीं चाहते थे। सीधी सी सरल सी बात यह है कि दरअसल अगर हम उस समय की बात करें
तो ब्रिटिश शासन एक नया शासन था भारत में, राइट। और उस शासन का कोई भी इरादा भारत में सुधार करना, भारत में रिफॉर्म करना नहीं था। हर हाल में उनका जो मेन मोटो था वो था अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कैसे मैं अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करूं। अब क्योंकि भारत में हमेशा से अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृतियां बसती रही हैं, ऐसे में उनको लगा अगर हम इस इंटरनल मैटर्स में जाएंगे तो खामे खामे हमारा जो लाभ है वो घट जाएगा, यानी गैर योजनागत व्यय बढ़ जाएगा, तो अच्छा होगा कि मैं इसमें बोलूं ही नहीं। तो दिस इज द रीजन कि कहीं ना कहीं हम देखें तो ब्रिटिश शासन में ऐसा कुछ भी था नहीं। अब अगर पुर्तगाली शासन की बात करें, कहा जाता है पुर्तगाली शासन, अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल देखें, सोचें, तो गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन था। कहा जाता है जो पुर्तगाली कंपनी थी ना, इन्होंने यहाँ पे गोवा में समान नागरिक संहिता लागू की थी। गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगालियों ने लागू की थी। और जब भारत आज़ाद हो गया तो आपको पता है गोवा तो बाद में भारत में विलय हुआ है, तो जब गोवा का बाद में भारत में विलय कराया गया तब भी हमने गोवा में समान नागरिक संहिता बना के रखी। तो याद रखिएगा, भारत में गोवा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। फिर देखिए बाकी लोगों का क्या मत था, नेहरू का क्या मत था, हिंदू कोड बिल क्या था, राइट। अब जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो देखिए आज़ादी से पहले ही हम सब लोगों ने, या कह लीजिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी, राइट। अब वहाँ पे होता क्या था कि संविधान सभा में लोग आपस में पहले डिबेट किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे, और जब सब लोग एक एक एक, एक, एक मतलब कॉन्सेंसस पे आ जाते थे, उसके बाद उस चीज़ को संविधान में डाल दिया जाता था, ठीक। अब कंसेंसस आप समझ रहे होंगे कि हर पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि सबकी राय एक हो जाए। इसी वजह से हम देखते हैं कि संविधान में बहुत सारे क्लॉज ऐसे भी हुए बाद में जिसको लेके कह लीजिए कंसेंसस ना बन पाना उस समय का एक प्राइम रीजन रहा, जिसकी वजह से हमारे संविधान में 1951 में ही पहला संशोधन करना पड़ गया था, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखे जाते थे। ऐसा ही एक ओपिनियन था डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू को लेकर। डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू दोनों ही यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, ऐसा नहीं है कि नेहरू चाहते नहीं थे, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यदि हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो वो चाहते थे कि इसको पहले ही लागू कर दिया जाए। पहले ही लागू कर दिया जाए मतलब कि देखिए जो चीज़ लागू हो पा रही थी उसको तो सबने फंडामेंटल राइट में पार्ट दिया, ठीक है, संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स पे पार्ट दिया। और जिन चीज़ों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन है, यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, या अभी सरकार के पास सीमित संसाधन है, उतने संसाधन नहीं है जिसके बिहाफ पे इस चीज़ को सतत रूप से लागू कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या करते थे कि इसको ये लोग नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी में रख दिया करते थे, ठीक है। तो संविधान सभा में जब बहस हुई तो समान नागरिक संहिता को देखा गया कि देखो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको लागू कर पाना सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो जब हम जैसे हमने इनिशियल लाइंस में ही देखी कि क्या होता है समान नागरिक संहिता मतलब जो आपका निजी मामला है, नागरिक मामला है, सिविल मामला है, उसको लेके समान कानून बनाना। और उस समय यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ना तो उतनी जागरूकता थी, ना जो है क्या कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, ना ही तर्कवाद था, और कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो धार्मिक मुद्दे थे उसको लेके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रही थी, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि हम विभाजन के दौर में थे, वहाँ पे विभाजन भी मतलब आपने देखा होगा मूवीज उस पर बनी है, ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी मूवीज, जहाँ पे आप देखेंगे कि विभाजन जो है वो इतना इस हद तक सीवियर था, धर्म को लेके इस हद तक जो है भारत बटा हुआ था कि अगर ऐसे में एक कानून भी थोप दिया जाता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। कहा जाता है कि यदि आपको कोई भी सुधार करना है तो आप दो लेवल पे कर सकते हैं, एक तरफ जन जागरूकता और दूसरी तरफ कानून। केवल एक चीज अगर लेकर चलेंगे तो वो चीज पर्टिकुलरली फेल होगी, राइट। आप कानून तो बना देते लेकिन जनता में उसकी कितनी एक्सेप्टेंस हो पाती या जनता को कितना समझा पाते, इस वजह से जरूरी था कि उसको डीपीएसपी में डाला जाए। बहरहाल दोनों ही जो नेता थे वो इसको पार्ट बनाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी बात समझ रहे थे कि यदि हम इसको फंडामेंटल राइट्स में डालते हैं या इसको डीपीएसपी से हटा के कहीं और जोड़ते हैं तो अभी इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर दैट, राइट। तो होता क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि एक काम करते हैं कि एटलीस्ट हम हिंदू हिंदू बिल तो ला सकते हैं ना, हिंदू में तो यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं ना। और देखिए जब हम बात करते हैं हिंदू की तो हिंदू का मतलब हिंदू नहीं, जब हम बोलेंगे हिंदू तो हिंदू का मतलब होता है हिंदू इज इक्वल टू जब हम बोलते हैं हिंदू तो हिंदू में कौन कौन? नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 जैन,
बौद्ध और सिख, ये सारे हिंदू में आएंगे। तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा चाहते थे कि एटलीस्ट हम हिंदुओं में तो यूनिफॉर्मिटी ला दें, तो एटलीस्ट हिंदू कोड बिल ले आए। लेकिन होता क्या है कि भारत की आज़ादी हो जाती है, संविधान लागू हो जाता है, और इसी बात से डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खफा हो जाते हैं कि क्यों जो है हिंदू कोड बिल नहीं लाया गया, और क्यों वो जो है पहले विधि मंत्री थे और उस पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, ये कह के कि हिंदू कोड बिल क्यों नहीं लाया गया। बहरहाल उस समय तो भारत उसके लिए तैयार नहीं था, हिंदू कोड बिल लाने के लिए भी। लेकिन 1955 में इसके लिए प्रयास किए गए। 1955 में क्या होता है कि ये सोचा गया कि हाँ जो है हमें हिंदू कोड बिल अब ला देना चाहिए, राइट। तो यहाँ से 1955 में सर्वप्रथम हिंदू कोड बिल लाया गया। देखिए जो कोड बिल है, कोड मतलब उसको संहिताबद्ध किया गया है, वो 4 अलग अलग पार्ट्स में है। एक पार्ट आपका 1955 में आया, बाकी जो 3 है वो 56 में आया। तो 4 हिंदू कोड बिल हैं जिसमें हिंदुओं की शादी से लेके, राइट, जैसे आप मान लो हिंदू विधि से शादी करते हैं ना, जो 7 फेरे लेना और ये सारा कुछ, यदि आप उसमें उस विधि से शादी करते हैं, उस प्रक्रिया से शादी करते हैं, तो आपके ऊपर जो हिंदू कोड बिल है वो लागू हो जाएगा। इसके अलावा हिंदुओं में डाइवोर्स के को लेकर कि तलाक वगैरह कैसे देंगे, क्या तलाक एक्सेप्टेड है भी या नहीं है, क्या जो 2 लोग हैं जो साथ में आ चुके हैं, क्या अब जो कानून है वो उसकी इजाज़त देता है कि एक टाइम के बाद वो सेपरेट हो जाएं, या उत्तराधिकार को लेकर के, इसके अलावा किसी को गोद लेने को लेकर के, इसको लेके ऑलरेडी कोडिफाई कर दिया गया। यानी जो ये हिंदू कोड बिल है उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सारे शामिल होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में मेजॉरिटी में या कह लीजिए सिर्फ हिंदू ही हैं। हम देखें तो यहाँ पे पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, राइट। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने ये देखा कि हिंदुओं में तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी आ गई है। लेकिन अभी यदि बात करें जैसे पारसीस की, तो पारसीस में तो एक बार शादी हो गई तो आप कभी भी सेपरेट हो ही नहीं सकते, उसमें तो उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई, क्यों प्रॉब्लम अराइज हुई, या क्या चीज़ें हुई, उस पर आते हैं। पहले देखिए कि कहीं ना कहीं जो ये है नेहरूवादी दृष्टिकोण, कि हाँ ये जो है नेहरू ने जो है 1955-56 में ये लेके आए हिंदू कोड बिल जो 4 है, राइट। अब जो सबसे पहले बात शुरू हुई, क्यों यूनिफॉर्म बिल चाहिए, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, उसका जो सबसे पहला मुद्दा है वो है शाह बानो का मुद्दा, जिसने देश में सबसे पहली बार इस चीज़ की मांग बहुत प्रखर कर दी कि हाँ भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। इस पे आते हैं, पहले जरा कुछ और चीज़ें देखते हैं, उसके बाद फिर सीधा हम केस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो है आपका जो है जो हमारा समान नागरिक संहिता को लेकर जब संविधान सभा में डिबेट हुई, तो ये सोचा गया कि क्योंकि अभी भारत इसके लिए तैयार नहीं है, विभाजन के हम दौर से गुजर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये कहना था कि एक बात बताओ, यदि आप समानता लाओगे ही नहीं, तो भले से हम यहाँ पे धार्मिक समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो वो अपने आप लैंगिक समानता को इंश्योर कर देगा, आप महिलाओं को भी राइट्स दे देंगे। अदरवाइज हर धर्म में महिला पुरुष को लेके जो राइट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे लैंगिक न्याय भी सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि जो शरिया है वो एक पुरुष को 4 जो है महिलाओं से शादी करने की इजाज़त देता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब 4 महिलाओं से शादी करना मतलब बाध्यकारी है उसके ऊपर। होता क्या है कि देखिए पहले के समय में क्या होता था कि इंडिया में या कह लीजिए पूरे वर्ल्ड में ही भूमि को लेकर, संपदा को लेकर, संसाधन को लेकर लोग लड़ते रहते थे, बैटल में जाते रहते थे, राइट, युद्ध करते रहते थे। अब देखिए युद्ध में जो सबसे वल्नरेबल होती है ना वो होती है फीमेल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनके आबरू का प्रश्न होता है, लूटने लगते हैं लोग, राइट। तो फीमेल्स को लोग प्रोटेक्ट करते थे, घरों में रहते थे, तो लड़कियां घर में रहती थी, और जितने मेल होते थे वो सब युद्ध करने बाहर चले जाया करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो तो उतनी की उतनी बनी है, लेकिन जब युद्ध वगैरह होंगे तो धीरे धीरे करके जो मेल है उनकी डेथ हो जाया करेगी बैटलग्राउंड में, तो फिर इसका मतलब है कि जो पुरुष है उनकी डेथ होगी। ऐसे में क्या होगा, नंबर ऑफ मेल कम हो जाएंगे, यानी पुरुष कम हो जाएंगे, महिलाएं ज़्यादा हो जाएंगी। फिर क्या होगा, अच्छा महिला ज़्यादा है पुरुष कम है, तो कहा जाता है कि फीमेल इज डिपेंडेंट ऑन मेल, राइट, नॉट इन द एक्सक्लूसिव टर्म, बल्कि अगर समझने के दृष्टिकोण से कहें तो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो पत्नी है वो अपने पति पे डिपेंडेंट है, या पिता पे, या अपने भाई पे। ऐसे में यदि उसकी कोई केयर करने वाला नहीं होगा तो शी इज नॉट एबल टू सर्वाइव, ये उस समय माना जाता था। इसीलिए ये इजाजत दे के रखी गई थी कि यदि किसी पुरुष को ऐसा लगता है कि उसकी शादी कर लेने से या उसको प्रोटेक्ट कर देने से
वो जो महिला है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल जाएगी, केयर मिल जाएगी। ऐसे में अगर मान लो पुरुष की संख्या कम है, वो एक ही पुरुष 4 4 महिलाओं से शादी कर ले, तो जो महिला है उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है पॉलीगमी का कॉन्सेप्ट था, यानी एक से ज़्यादा और मैक्सिमम 4 शादियाँ कर सकते थे, तो ये इस्लाम में मतलब कह के रखा गया था। हिंदुओं का अगर देखें तो हिंदू कोड बिल आ गया कि कोई भी हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक उसकी पहली पत्नी है, जब तक पहली पत्नी से डाइवोर्स नहीं हो जाएगा तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ जो है भारत में नियम चल रहा था। वहीं पारसियों की बात करें तो कहा जाता है वहाँ पे तो सेपरेशन अलाउड ही नहीं, वहाँ पे सेपरेशन हो ही नहीं सकता। ठीक, पहली बार ये मुद्दा शाह बानो के केस में आया और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ये बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा चैलेंज है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा यहाँ पे देखते हैं वाई देयर इज ए नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता ही दरअसल क्यों है। पहला चीज ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्यों जो है हमने समान नागरिक संहिता की तरफ हम बढ़ना शुरू हुए, राइट। तो जैसे भी हमने देखा हिंदुओं के लिए तो चीज़ें कोडिफाई थी। इसका मतलब हिंदुओं के लिए पहले से हमारे पास न्याय की संपूर्ण व्यवस्था थी, यानी कोई किसी महिला के खिलाफ अत्याचार नहीं कर सकता। अगर मान लो कि अगर उनको अपनी वाइफ को छोड़ना है तो उनको हर्जा खर्चा कहीं ना कहीं जो है निर्वाह भत्ता ये सारा कुछ देना होगा। लेकिन वहीं इस्लाम क्योंकि 4 वाइफ की इजाज़त दे रहा है तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। धीरे धीरे जो है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ने लगा, शोषण बढ़ने लगा, राइट। कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुई या क्या है बोन ऑफ कंटेंशन, कैसे होता है बोन ऑफ कंटेंशन, इसको जरा समझते हैं। देखिए जब पहले हम अगर बेसिकली इसको समझने के लिए दो ही लोगों को पटल पे रखते हैं, एक हिंदू को एक मुसलमान को। अब जैसे हम हिंदू कह रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि हिंदू मतलब हिंदू जैन बौद्ध सिख चारों की बात हो रही है, राइट। देखिए जब हिंदू की बात करते हैं तो जब अगर मान लो उन्हें डाइवोर्स भी देना है या मतलब उन्हें अडॉप्ट भी करना है तो सारी चीज़ें ऑलरेडी कोडिफाइड है। वहीं जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम शरिया पे बेस्ड है, राइट। अब इस शरिया का लाभ ना केवल मुस्लिम मेल उठा रहे हैं बल्कि जो हिंदू मेल है वो भी इसका लाभ उठाना शुरू कर रहे हैं, और इसी को लेके भारत में बहुत सारे विवाद हुए। और ये विवाद तब ज़्यादा सामने आने लग गए जब एक एक करके न्यायालय में इस तरह की मांग उठने लगी। ऐसा ही पहला केस हुआ भारत में, वो केस था आपका शाहबानो का केस। 1985 की ये घटना है, शाहबानो का केस 1985 की घटना। हुआ क्या कि शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिनकी उम्र 62 वर्ष थी। इनके जो पति थे उनका नाम था अहमद खान, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे, ठीक है। होता क्या है कि जो अहमद खान है उन्होंने एक बहुत छोटी बहुत कम उम्र की लड़की से जो है निकाह कर लिया, शादी कर ली, राइट। उसके बाद इन्होंने शाहबानो को घर से निकाल दिया और निकालने के बाद कुछ समय तक ये इसको निर्वाह भत्ता भी दे रहे थे, जिसकी जो राशि है वो बहुत सीमित थी, बहुत कम राशि थी, राइट। अब सीधी बात यह है कि भाई अगर हिंदू कोड बिल की बात करें तो ऐसे में तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे बिना पहली वाइफ को डाइवोर्स किए। लेकिन इस्लाम क्योंकि इसकी इजाज़त देता है तो उन्होंने शादी कर ली, राइट। अब होता क्या है कि जब शाहबानो को उन्होंने छोड़ दिया तो वो 62 वर्ष तक डिपेंडेंट महिला के रूप में थी। अब उनके पास और तो किसी कमाई का स्रोत था नहीं, ठीक है। ऐसे में जो भी अहमद खान उनको पैसे दिए करते थे उसमें उनका और उनके 3 बच्चों का निर्वहन संभव नहीं हो पा रहा था। अब उन्होंने अपनी जो ये खर्चे की राशि है इसको बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसकी गुहार लगाई, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया कि हाँ अहमद खान को ये राशि बढ़ानी चाहिए। अब होता क्या है कि अहमद खान इस चीज़ की अपील करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ये कहते हुए कि हम इनको ये हर्जा खर्चा देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है? इस पे आता है, यहीं पे आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। क्या मुद्दा है कि देखो उनका ये कहना था कि जो मुस्लिम लॉज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, वो शरिया के आधार पर डील होते हैं, ना कि हिंदुओं के कोड बिल की तरह, ठीक है। अब मुस्लिम लॉ क्या कहता है कि यदि किसी पुरुष ने किसी महिला को तलाक दे दिया है, और अभी तलाक कैसे देते हैं उस पर भी आते हैं, ट्रिपल तलाक के केस पे भी आते हैं, तो आप और अच्छे से समझेंगे। बहरहाल न्यूज़ वगैरह में आपने सुना होगा कि 3 बार तलाक प्रोनाउंस करते ही तलाक हो जाता है। तो
अहमद खान का तर्क ये था, कहना ये था कि क्योंकि हम तो हिंदू कोड बिल की तरह है नहीं, भारत में यूनिफॉर्म जो है कोड है नहीं, अब यूनिफॉर्म कोड नहीं है तो मैंने इनको 3 बार तलाक प्रोनाउंस किया और तलाक दे दिया। दूसरी चीज, इस्लाम में शरिया का ये भी नियम है कि जब एक बार तलाक 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 प्रोनाउंस हो गया यानी तलाक हो गया, तो जो 3 महीने की ड्यूरेशन है जिसको इद्दत का पीरियड कहते हैं, उस इद्दत के पीरियड तक जो है ये जो मेल होंगे वो अपनी वाइफ को पैसे देंगे, पैसे देंगे। और इसके साथ साथ एक एक राशि होती है जिसको कहते हैं मेहर की राशि, मेहर। अब ये मेहर क्या होता है, आप देखिए जो हिंदू है ना, हिंदुओं में जो शादी है, जो विवाह है, वो उत्सव है, वो संस्कृति है, वो कल्चर का पार्ट होता है। जब हम इस्लाम में शादी की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं, तो वो कल्चर से ज़्यादा अग्रीमेंट यानी समझौते का पार्ट होता है। आपने देखा होगा ना, वो कर्टन लगा के इसके बाद फिर वो लोग आपस में जो है एग्रीमेंट करते हैं, और वहाँ पे एक मेहर की राशि तय होती है। मेहर मतलब कुछ पैसों की राशि तय होती है, जैसे सपोज करो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या 1 लाख रुपए, ये मेहर की राशि है। इतने बनाम इतने पे, क्या आप इनको कबूल करते हैं? तो पर्सन डिसाइड ना, हाँ कबूल है, कबूल करते हैं, हाँ कबूल है, राइट। तो इस तरीके से वो एक मेहर की राशि तय होती है। तो अहमद खान का कहना ये था कि जो 3 महीने का पीरियड है तलाक इद्दत, इद्दत इद्दत के ड्यूरेशन में ही मुझे शाहबानों को पैसे देने हैं, सिर्फ इतने में ही पैसे देने हैं, ना कि हर समय देने हैं, और ये मेहर की राशि देनी है, ठीक है। अब मेहर की राशि के साथ कॉन्सेप्ट क्या है कि आप चाहें तो एक बार में ही पैसे दे दें, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके दें, राइट, किश्तों में दें, ये डिपेंड करता है। तो हमें बस उतना देना है क्योंकि हमारा जो शरिया का नियम है, मुझे इसकी इजाज़त है कि मैं इनको पैसे नहीं दूँ, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, ठीक है। अब जब ये अपना फैसला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए ये कहा कि देखो ये जो शाहबानो का केस है वो बिल्कुल वैलिड है, ये जो महिला ये आपके ऊपर निर्भर है, ऐसे में किसी भी पर्सनल लॉ से ऊपर आता है ह्यूमैनिटी का लॉ या सिटीजन का लॉ, इसलिए ये शाहबानो का राइट है कि आप उनको पैसे दें, यानी ये जो केस है वो शाहबानो जीत जाती हैं कि हाँ उनको पैसे मिलने चाहिए। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से भी मतलब डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया, उनसे कहा कि देखो आप भी कहीं ना कहीं जो है समान नागरिक संहिता लेके आओ, क्योंकि ऐसे मुद्दे तो बार बार आते रहेंगे, हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आप जो है इनके लिए भी मुद्दा ले आइए, मतलब आप जो है वो लेते आओ यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। शाहबानो का मुद्दा हुआ ही था कि पूरे भारत में एक आउटरीचियस माहौल बन गया, माहौल ऐसा कि कुछ लोग कह रहे हैं हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सही है, लेके आओ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सही नहीं है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं भारत बंटने लगा, और ख़ास तौर से मुस्लिमों में कि जो है हमारे लॉज में जो है सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर रही है, राइट। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और कहा जाता है कि राजीव गांधी पे धीरे धीरे दबाव पड़ने लगा कि जो है ऐसा ना हो जाए कि भाई तुम मतलब अपना वोट खो दो। कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो पूरी नीति है, जो पूरी राजनीति है, वो तो वोट बैंक पॉलिटिक्स पर टिकी हुई है। राजीव गांधी की ने अब समझा कि भाई कहीं हम हार ना जाए, तो एक काम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मैं साथ नहीं देता हूँ। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी जो है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत थे, वो चाहते थे लेके आए, लेकिन अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इस पूरे फैसले को पलट दिया। संसद में वो बिल लेके आते हैं, और संसद का वो बिल 2/3 मतों से पारित कराया जाता है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। और बदलने के बाद उसमें ये मेंशन किया कि जो हर्जे खर्चे की राशि है वो सिर्फ तलाक़े इद्दत यानी जो 3 महीने का पीरियड है उसी में दिया जाएगा। और जैसा कि इद्दत का कानून है ना कि यदि महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी आपको देना पड़ सकता है, उसके अलावा आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा और ये फैसला ला दिया। कुछ लोगों ने कहा यह है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, और तुष्टीकरण मतलब अपीस करना, प्लीज नहीं, अपीस कर दिया मुस्लिमों को। और खैर बहरहाल अगेन अब हिंदू आउटरीच होने लगा, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद वाला जो केस है वो खोल दिया, ताकि एक तरफ हिंदू अपीसमेंट एक तरफ मुस्लिम अपीसमेंट किया जाए। तो यानी भारत में शाहबानो का मुद्दा पहला ऐसा मुद्दा बना जहां से इस बात की डिमांड बहुत प्रखर हो गई, बहुत तीव्र हो गई कि जो है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जिनको हनन कर रहा है ना, जिनके राइट्स को हनन कर रहा है वो है महिला, राइट। और विमेन एक वल्नरेबल सेक्शन हो जाएंगी, और यदि विमेन एक वल्नरेबल सेक्शन हो जाती हैं देन दिस इज द रीजन कि वी आर नॉट एबल टू इंश्योर द इक्वलिटी, वी आर नॉट एबल टू इंश्योर द डिग्निटी, राइट।
ना इक्वलिटी है, ना डिग्निटी है, ना जस्टिस है। तो ऐसा भारत में जो हमने अपने प्रस्तावना में लक्ष्य लेके रखे हैं, समानता, बंधुता, न्याय, वो कहाँ इंश्योर हो रहा है। इसीलिए मांग शुरू हो गई कि भाई तुम एक काम करो, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ इंडिया में, राइट। लेकिन धीरे धीरे चीजें टली रही थी, आ नहीं रहा था। फिर देखिए एक और केस होता है, ये जो केस है इंडिया में, इसको कहते हैं सरला मुद्गल का केस 1995। ठीक है, सरला मुद्गल का केस क्या है 1995 का। देखिए इसमें सिर्फ जो पार्टी है वो सिर्फ सरला मुद्गल नहीं है, यहाँ पे 2-3 ऐसे केसेस थे जिनको क्लब करके सरला मुद्गल का केस कहा जाता है। मुद्दा क्या है जरा समझते हैं। होता क्या है कि एक लेडी थी, उनका नाम था मीना माथुर। मीना माथुर के पति थे जितेंद्र माथुर, राइट। मीना माथुर के पति थे जितेंद्र माथुर। जितेंद्र माथुर ने को शादी करनी थी सुनीता नाम की महिला से। जितेंद्र माथुर जो है हिंदू है, मीना माथुर हिंदू है। ऐसे में यदि जितेंद्र माथुर को किसी से शादी करनी है तो इसके लिए जरूरी था कि मीना माथुर से पहले उनका डाइवोर्स हो, राइट। होता क्या है कि अब जब तक महिला डाइवोर्स नहीं देगी, सिद्ध नहीं होगा कि जो है मान लो कि डाइवोर्स हुआ या नहीं हुआ, अगर ऐसे में आप दूसरी शादी करते हैं तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, ये क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब आईपीसी की धारा लगेगी इस पे। और आईपीसी की धारा में आपको जो है सजा हो सकती है यदि आपने विदाउट डाइवोर्स किसी और महिला से शादी कर ली। अब ऐसे में जितेंद्र माथुर क्या करते हैं, सबसे पहले ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इस्लाम में। अब देखिए हम लोगों ने मूल अधिकार देखा है, मूल अधिकार में आर्टिकल 25 है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ। और नंबर 1 जो बात हमें ये भी याद रखनी है वो ये कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे सभी धर्मों से सरकार की आदर्श दूरी है। और आर्टिकल 25 जो अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, ऐसे में कोई भी पर्सन किसी भी धर्म में जा सकता है। तो ऐसे में जितेंद्र माथुर ने सबसे पहले क्या किया, खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद वो जो जिस महिला से शादी करने की बात कर रहे थे सुनीता ने भी अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। और इस्लाम में कन्वर्ट करके उन्होंने अपना नाम फातिमा रख लिया। बहरहाल दोनों जो है इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होकर इन्होंने शादी कर ली। केस बना मीना माथुर का। मीना माथुर ने कोर्ट में इस बात की गुहार लगाई कि ये कैसा न्याय है, ये किस तरह का न्याय है कि इतने दिनों से आपने किसी से शादी की, आप उस पर डिपेंडेंट है, आप आपके साथ बच्चे भी हैं, अब इसके अलावा अब अगर डाइवोर्स हो रहा है तो महिला अब कहाँ जाए, राइट। और जो पैसे भी मिलेंगे वो भी 3 महीने के लिए, तो ऐसे में वो गुजारा भत्ता कैसे करे, राइट। तो एक केस तो बना मीना माथुर का केस। होता क्या है कि जो इसमें दूसरी महिला थी ना सुनीता जिन्होंने अपना नाम फातिमा रख लिया है, ठीक है, ये भी पहुंच गई हाई कोर्ट। इनका मुद्दा क्या था, एक तरफ तो सुनीता आप मतलब मीना माथुर आप समझ ही रही हैं, दूसरी तरफ समझ ही रहे, दूसरी तरफ जो है फातिमा भी पहुंच गई। वो ये कहते हुए कि मैंने जितेंद्र माथुर से शादी की और जितेंद्र माथुर से शादी हो जाने के बाद जितेंद्र माथुर ने फिर से अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया। और हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो अपनी पहली पत्नी के पास चले गए। ऐसे में मेरा क्या होगा। आप देख रहे हैं न्याय की कितनी जटिलता है, न्याय में कितना कॉम्प्लेक्स है कि न्याय इतने सारे लूफोल्स छोड़ रहा है और लोग उस लूफोल्स का फायदा उठा रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदू कोड बिल में सारी चीजें समान रखी गई कि सब बराबर हैं, या कहीं ना कहीं जो नागरिक संहिता है वो समान कर दी गई, इसके बाद भी लूफोल है आर्टिकल 25 जिसका फायदा उठा के लोग अपने आप को किसी और धर्म में पलट रहे हैं। और धर्म में पलटने के बाद अगर शादी कर लेते हैं तब क्या, इसके बाद हम लैंगिक न्याय को कैसे इंश्योर करें, इसके बाद हम जो सामाजिक भेदभाव है उसको कैसे इंश्योर करें। यहाँ पे एक ऐतिहासिक फैसला आता है और इस ऐतिहासिक फैसले में हमारे माननीय न्यायालय ने ये कहा कि यदि आपने बिना महिला को डाइवोर्स दिए धर्म परिवर्तन करने के बाद भी, किसी और धर्म में परिवर्तन करने के बाद भी, इस्लाम में परिवर्तन करने के बाद भी यदि आप विवाह करते हैं तो भी आपके ऊपर आईपीसी की धारा लागू होगी और आपको सजा मिलेगी, राइट। यानी कि अगर आप धर्म का सहारा लेके धर्म में कन्वर्जन करके ये बताते हैं कि भाई इस्लाम तो 4 शादियों की इजाजत देता है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अगेन इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस और इसमें आपको पनिशमेंट होनी ही होनी है। तो ये था सरला मुद्गल का केस, पहला केस शाह बानो का केस और दूसरा केस सरला मुद्गल का केस, जो पूरी तरीके से डील ही कर रहा है हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। अगेन इस बात की जो बहस है, अगेन इस चीज की जो डिमांड है वो पूरे भारत में उठने लगी कि यदि भारत में
महिला न्याय को, सामाजिक भेदभाव को, सामाजिक कुरीतियों को, धार्मिक अंधविश्वासों को अगर हमें एक तरीके से जड़ विहीन करना है, समूल नाश करना है, तो उसका आंसर ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब तक हम उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं ला देते हैं तब तक जो है इस तरह से प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। और इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो वल्नरेबल सेक्शंस पे होगा। वल्नरेबल सेक्शंस मतलब महिला और बच्चे, भाई बच्चे कहाँ जाएं, राइट। तो महिलाओं और बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द इस दिशा में प्रयास करने चाहिए, जल्द से जल्द इससे संबंधित न्याय लाना चाहिए, राइट, कानून लाना चाहिए। अभी तक जो हमारा समान नागरिक संहिता है वो आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 बीपीएसपी का पार्ट है, ना कि जो है आपके मूल अधिकारों का पार्ट है, राइट। अब आते हैं फिर क्या हुआ। ये तो था 1985 की बात, ये हुआ आपका 1995 की बात। अब आते हैं 2017 में। इस केस का नाम है शायरा बानो केस, और ये जो शायरा बानो केस है इसी को कॉमनली नोन एज ट्रिपल तलाक केस। ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक का प्रोनाउंसिएशन और तलाक का हो जाना, राइट। ये पूरा केस क्या है जरा इसको समझते हैं। इसको लेके बहस क्या क्या हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसको जरा समझते हैं। देखिए एक तरफ है विवाह, निकाह, शादी। अगर हम इस्लाम में शादी की बात करें तो इट्स अ शॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट, जहाँ पे अग्रीमेंट रखी जाती है, अग्रीमेंट किया जाता है, और इसमें मेहर की एक रकम निर्धारित हो जाती है। कितने मेहर पे ये एग्रीमेंट हो गया, इतने पे दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, राइट। पहला मुद्दा देखिए ये है मेहर का मुद्दा। अभी एक एक को जरा समझते हैं। दूसरा आता है तलाक यानी सेपरेशन। जब हम इस्लाम में तलाक की बात करते हैं तो ये 2 है, एक को कहते हैं सुन्नत और दूसरा होता है बिद्दत। ठीक है, सुन्नत और बिद्दत। यहाँ पे जो सुन्नत है ये पारंपरिक यानी शुरू से यही जो सिस्टम है वो चलते आ रहा था, सुन्नत ही चलते आ रहा था, ना कि बिद्दत। ये वाला पार्ट था, ना कि ये वाला। दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि 3 बार तलाक आपको बोलना है, और 3 बार तलाक प्रोनाउंस होते ही 2 लोग सेपरेट हो जाते हैं। क्या होता है इसमें, दरअसल इसमें क्या होता है कि 3 बार तलाक का मतलब है ऐसा नहीं कि आज ही बोल दिया। सपोज करो आज तलाक बोला एक बार, अगले महीने फिर एक बार तलाक बोल दिया, इसके अगले महीने होकर फिर तलाक बोल दिया, नहीं 3 महीने में बोला गया एक एक करके, राइट। तो उसमें होता क्या है, जैसे एक बार आपने तलाक बोल दिया, सपोज फिर आप रिकॉन्सिलिएशन पे आ गए, आपने बातचीत की, तलाक नहीं होगा, राइट। दूसरे महीने में रिकॉन्सिलिएशन पे आ गए, तीसरे महीने पे रिकॉन्सिलिएशन पे आ गए, आपने सहमति बना ली, तलाक नहीं होगा। तो यानी ये ग्रेजुअल प्रोसेस था जहाँ पे विवाह टूटने की संभावना थोड़ी काफ़ी हद तक मतलब कम है, न्यून है। हो सकता है तलाक इसमें ना भी हो, क्योंकि धीरे धीरे बोलेंगे ना। और कभी कभी होता है गुस्से में किसी ने तलाक बोल दिया, कभी कभी किसी ने फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, राइट। तो जरूरी नहीं है कि उस समय मामला ही ऐसा हो कि उस पर्सन को तलाक देना था। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इससे संबंधित मुद्दों को सुलझाया जा सकता था। दूसरा क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम में 3 बार अगर तलाक बोल दिया, राइट, तो ये भी एक गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो क्रोध है वो क्षणिक होता है। क्षणिक है, हो सकता है आपका इरादा ना हो गुस्सा करने का, तो दूसरा मुद्दा आपका ये हो गया। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे प्रैक्टिसेस में ऐसा देखे जाने लगा कि ये जो 3 महीने का पीरियड होता था ना, कि एक महीने में बोलेंगे, फिर दूसरे महीने में बोलेंगे, तीसरे महीने में बोलेंगे, ऐसा हट के लोगों ने क्या किया, ये प्रक्रिया अपनानी शुरू कर दी, जहाँ एक ही बार में 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर दिया जाता था, और 3 बार तलाक प्रोनाउंस होते ही शादी वहीं पे टूट जाया करती थी। इसको कहते हैं कि जो 3 महीने का पीरियड भी नहीं, एक बार में तलाक प्रोनाउंस करते ही शादियाँ टूट जाती थी। और इतना ही नहीं, प्रोनाउंस करने की तो ज़रूरत भी नहीं है, रिटर्न में दे दें, मेल कर दें तो भी शादी टूट जाएगी। मैसेज कर दें, मेल कर दें, कहीं ना कहीं मतलब किसी भी माध्यम से अगर सामने वाले पर्सन को, अपनी वाइफ को ये कन्वे कर दिया जाए कि उन्होंने 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर दिया है, जो मतलब हस्बैंड है, जो शौहर है, तो जो है तलाक हो जाएगा। दूसरी खास बात, यानी दूसरा जो मुद्दा, एक मुद्दा मेहर का, दूसरा मुद्दा है बिद्दत का। तीसरी चीज देखिए कि ये जो 3 बार तलाक प्रोनाउंस करने का राइट है वो मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। यदि मेल चाहे तो 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर दें और तलाक हो जाएगा। यानी दिस राइट इज नॉट प्रोवाइडेड टू द विमेन ऑफ दैट सोसाइटी। विमेन को ये राइट नहीं मिला है, सिर्फ मेल के पास है। तो पहला मुद्दा मेहर का, दूसरा है आपका 3 तलाक का, तीसरी बात यह है कि
ये जो प्रथा है, ये जो मिला हुआ अधिकार है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। ऐसे में जो महिला है उसको, आप सोचिए, हर वक्त एक डर के साए में रहना होगा, इस तरीके से रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ऐसा मतलब ना हो जाए कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊं या कहीं ना कहीं रोड पे आ जाऊं, राइट। वैसे भी हमने देखा है कि जो इस्लामिक कम्युनिटी है या अभी भी भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो उतना ज़्यादा नहीं है। अगर बेटे और बेटियों में बात की जाए तो ज़्यादातर जो आपको हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिलेगी वो मेल में मिलेगी। फीमेल के पास वैसे भी लिटरेसी रेट नहीं होना और इसके साथ साथ उनके पास अधिकार भी नहीं होना, तो इसकी वजह से जो पारिवारिक माहौल होगा, ना तो उनके पास डेमोक्रेसी होगी, ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। वो अपने बातों को डर के मारे बोल ही नहीं पाएंगे, इस भय से कि पता नहीं कब उनके साथ ट्रिपल तलाक हो जाए, पता नहीं कब जो है उनके ऊपर एक बाधा आ जाए। तो ये जो है हमेशा किसी पर्सन को हमेशा क्या कर, ये डर के माहौल में रखने वाला ये तो हो गया, राइट। कि अगर आपने कहीं ना कहीं एक जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिया, मेल को दिया, यानी यहाँ पे तो फीमेल का जो जीवन है वो हमेशा एक तरीके से डर डर में, भय भय में और घबराहट में ही बीत जाएगी कि पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो जाए। यानी द थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जो है इनके साथ हमेशा जुड़ी हुई है। इसके साथ देखिए एक और मुद्दा है इसमें, चौथा मुद्दा क्या है, इसको कहते हैं निकाह ए हलाला। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें मुद्दा ये है कि सपोज करो दो लोगों के बीच में तलाक हो गया, ठीक है, दो मतलब जो मुस्लिम कपल्स थे उनके बीच में सपोज करें डाइवोर्स हो गया। सपोज करो डाइवोर्स होने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि दोनों को लगता है कि हमें जो है वापस में साथ आ जाना चाहिए, तो क्या इस्लाम में आ सकते हैं? नहीं। इस्लाम में नियम कुछ और है कि यदि आपको वापस से रिकॉन्सिल करना है, आपको फिर से साथ आना है, तो वो तभी संभव है जब वो जो महिला है पहले किसी और पुरुष से शादी करे और वो उसको तलाक 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 यानी तलाक दे, उसके बाद जो है वो अपने धर्म में वापस आ सकती हैं, मतलब अपने मतलब पुराने वाले पति से फिर से शादी कर सकती हैं। तब तक वो शादी नहीं कर सकती, पहले वो क्या करे, किसी और से शादी करे, फिर वो तलाक दे, उसके बाद फिर आए। अब सोचिए कई बार तो ऐसा होगा कि वो तलाक दे ही ना, कई बार ऐसा भी होगा, ये कैसा सा नियम है कि भाई उसको किसी और से तलाक लेना पड़ेगा और सारी बाध्यता महिलाओं पे ही, ठीक। इसी चीज को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। मुद्दे चार हैं, देखिए पहला मुद्दा है मेहर का मुद्दा, दूसरा मुद्दा है तलाक बिद्दत का मुद्दा, तीसरा मुद्दा है आपका निकाह मतलब आपका ये कि राइट जो है मेल को मिला हुआ है, और फिर है निकाह हलाला का मुद्दा। मेहर का मुद्दा क्या है जरा समझें। तो देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज करो आज किसी दो पर्सन की शादी हुई और वहाँ पे लेट से मेहर की जो रकम है वो लेट से 1 लाख रुपए रख दी गई। आज से 2050 में यदि वही कपल आपस में सेपरेट हो जाए तो जो रुपए की वैल्यू है ना वो तो कम होगी। आज वो 1 लाख रुपए का जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2050 में बहुत कम होगी। ऐसे में अगर वो 1 लाख रुपए दे भी दे तो उससे महिला का कितना ही भला होने वाला है। तो जो मेहर की रकम है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम थी, राइट। अब जब इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, जो जजेस की मतलब बेंच बैठी, उन्होंने अपना फैसला दिया, राइट। फैसले में एक्चुअली जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ तलाक ए बिद्दत पे कहा है कि तलाक ए बिद्दत की प्रैक्टिस अब इंडिया में नहीं हो सकती है। तलाक ए बिद्दत को लेकर उन्होंने अपना फैसला दिया है। आप देखिएगा जो ये मुद्दे हैं इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, लेकिन जो फैसला आया है वो इसको लेके आया है कि तलाक ए बिद्दत जो है ये इंडिया में अब परमिजिबल नहीं होगा। अगर होता है तलाक ए बिद्दत दिया जाता है तो ये जो है इसमें सजा का प्रावधान होगा। इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी इस दिशा में बिल लाया है, लेकिन वो बिल निकाह हलाला की बात नहीं कर रहा है, मेल की बात नहीं कर रहा है, मेहर वाला नहीं है, सिर्फ तलाक बिद्दत को लेके जो ट्रिपल तलाक है उसी को लेके बिल है, और इसी को हम शायरा बानो केस 2017 या ट्रिपल तलाक का केस कहते हैं, राइट। मेरे ख्याल में आप तीनों मुद्दे समझ पाए होंगे। पहला मुद्दा है, पहला जो केस था वो शाह बानो का, फिर सरला मुदगल का केस और शायरा बानो का। इन सारे मुद्दे में एक ही बात, सारे मुद्दों में आपने देखा एक ही चीज जो कॉमन है कि यदि न्याय समान होता, यदि कानून समान होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स महिला को झेलनी नहीं पड़ती। और हो सकता है पता नहीं भारत में कितने ऐसे केसेस होंगे, कितनी ऐसी सारी चीज़ें होंगी जिनके बारे में हम और आप जान भी नहीं रहे हैं, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी ना जाने कितने लोगों को कहीं ना कहीं आगे चल के भी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ सकता है। इसके अलावा
यदि कुछ लोग कहते हैं कि भारत में समानता लानी है तो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे में भी अगर जो समानता ही नहीं आप इस्टेब्लिश करोगे तो फिर वो इस्टेब्लिश कहाँ से होगा, कहाँ से लोग शादी करेंगे। ऐसा ही एक मुद्दा और है, देखिए ये, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो पहले क्या होता था, सपोज करिए हिंदू लॉ, हिंदू कोड बिल, और इसके अलावा हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन है। हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या है, सपोज करिए कि दो अलग अलग कास्ट के लोग शादी करें या दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करते थे, तो होता क्या था कि पहले जब कोर्ट मैरिजेस वगैरह होती थी तो ये जो शादी है वो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है डील होती है। इसमें क्या है कि पहले होता क्या था कि सपोज करो किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि उन्हें कोर्ट मैरिज करनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट धर्म के या एक एक धर्म के भी हैं, तो भी क्या होता था कि पहले नोटिस जाती थी और संबंधित परिवार में। तो होता क्या था, जैसे संबंधित परिवार में नोटिस पहुंचती थी कि अरे मतलब आपकी बेटी ने इस धर्म से, फला धर्म से शादी कर ली, तो लोग वहाँ पे वायलेंट हो जाया करते थे, राइट। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अब ये कह दिया है कि यदि दो लोग शादी करना चाहते हैं तो किसी भी धर्म या कास्ट के क्यों ना हो, अब उसमें नोटिस जाने का कोई भी प्रोविजन नहीं है, वहाँ पे नोटिस वगैरह नहीं जाती, वो चाहें तो शादी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई अब किसको मतलब घर में नोटिस गई, पता चला घर का जो माहौल है वो बिल्कुल खराब हो गया, राइट। तो ये है आपका हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चीज़ें कैसे डील होती हैं। तो ये तीन मुद्दों में हमने समझा कि इंडिया में एक्चुअली हिंदू कोड बिल की, या हिंदू कोड बिल कह लें, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की, या पूरे भारत में एक समान कोड की, एक समान विधि की आवश्यकता क्यों है। और ये जब भी हम विधि की बात करें तो याद रखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल कोड। क्रिमिनल में तो वी आर ऑलरेडी सेम, चोरी मैं करूं, चोरी कोई मुस्लिम करे, चोरी कोई सिख करे या किसी और धर्म का व्यक्ति करे, सबके ऊपर वही न्याय लागू होगा, ठीक। अब देखें कि इसको लेके विभिन्न संस्थाओं का मत क्या है, सरकार का मत क्या है। यदि हम भारत के विधि आयोग की बात करें, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो 21वां विधि आयोग क्या कहता है, ठीक है। अगर 21वें विधि आयोग की बात करें तो 21वें विधि आयोग ने बोला है कि ना तो जो मतलब नागरिक संहिता है का मुद्दा व्यापक है और ना ही इसके संभावित प्रभाव भारत में अप्रयुक्त हैं। मतलब कि जिस हिसाब से अभी मुद्दा चल रहा है, जिस हिसाब से अभी इंडिया है, जो इंडिया की करंट पोजीशनिंग है, उसके हिसाब से अभी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। इसीलिए अभी जो 22वां विधि आयोग है, इसको यूसीसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए कहा गया है कि वो जरा चेक करे कि क्या इंडिया रेडी हो गया है कि अब वो यूसीसी ले आए, क्या इंडिया रेडी हो गया है कि वो यूसीसी के जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको देखे। ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए या बहुत बड़ा आउटरीच खड़ा हो जाए। तो इसकी जांच लगातार विधि आयोग कर रहा है। और आगे देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका ट्रिपल तलाक से जुड़ी बातें, इद्दत का पीरियड, ठीक है, मौखिक लिखित, ये सारी जो भी चीज़ें हैं उस पर तलाक दिया जा सकता है। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चुनौतियां हैं यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकती है भारत में। सबसे पहली बात कि यदि भारत जैसे देश की बात करें तो एक विविधता वाला देश है। विविधता कैसी, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, सबको लेके हमारे यहाँ विभिन्नताएं हैं। ऐसी विभिन्नताओं में क्या समान नागरिक संहिता लाने से आउटरीच तो नहीं खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हर किसी को ये भय होने लगे। जिस लाइंस पे इंडिया चलता है वो है धर्मनिरपेक्षता, जहाँ सरकार की सभी धर्मों से समान दूरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के जो कानून है वो सरकार और जनता के बीच खाई को तो नहीं बढ़ावा दे देंगे, कहीं इंडिया में सेपरेशन को तो या अलगाववाद तो बढ़ावा नहीं मिल जाएगा। पहला मुद्दा तो ये है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्रथाएं हैं। आप देखो क्या हिंदुओं में डिफरेंसेस नहीं है, शादी को लेकर भी अगर आप देखो तो किसी एक प्रदेश में किसी और तरीके से शादी, किसी और दूसरे प्रदेश में उसी वही शादी हिंदुओं में ही हो रही है, पर उसके जो रीति रिवाज है वो इतने भिन्न हैं। ऐसे में क्या पूरे धर्मों में यानी सभी धर्मों में एक जैसा कानून कितना वैलिड होगा, इसको लेके सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरी चीज देखें तो हमारे यहाँ पे दो लोग हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, और लोकतंत्र का सिद्धांत कहता है कि यदि यदि बहुसंख्यक की पास चॉइस है, यदि मेजॉरिटी हैज द वॉइस तो माइनॉरिटी, मेजॉरिटी हैज द चॉइस तो माइनॉरिटी के पास वॉइस होनी चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए। बहुसंख्यक के पास चयन है तो अल्पसंख्यकों के पास भी आवाज़ उठाना का अधिकार होना चाहिए। ऐसे में
कई सारे ऐसे अल्पसंख्यक समूह जिनकी अपने मतलब अपने अपने कस्टम से, अपने रीति रिवाज हैं, कहीं समान नागरिक संहिता आने से उस पर आंच तो नहीं आएगी। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को चुनौती तो नहीं देते कि जहाँ पे हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कल्टल कर रहे हैं, जहाँ हम उनकी आवाज़ को उठने ही नहीं दे रहे हैं। थर्ड देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये, क्या भारत की राजनीति इसके लिए तैयार होगी? क्या भारत की राजनीति इसको लेके आएगी जहाँ पे पूरा मुद्दा ही वोट बैंक पॉलिटिक्स से डील होता है? हमने देखा ना कि शाह बानो पूरी सारे न्यायालयों से भी लड़ते हुए अंत में राजनीति की इन अदालत में हार जाती हैं। तो क्या भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो जो समान नागरिक संहिता को लेके आए? और वेरी लास्ट सबसे बड़ी चीज होती है कानून बनाना नहीं, कानून का क्रियान्वयन करना। कैसे होगा इसका क्रियान्वयन? किस लेवल पे आप क्रियान्वयन करेंगे? क्या हमारे यहाँ पे अभी इतनी जागरूकता आ गई है? क्या शिक्षा का लेवल इस तरह से हो गया है? क्या हमारे भारत के लोग हैं वो इस इन 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 सारे मुद्दों को अपनाने के लिए उतने ही तैयार हैं? क्या भारत के लोगों में इतनी जागरूकता है कि वो इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार कर लें? कहीं उनके ऊपर बलपूर्वक इस चीज़ को थोपने से लूप होल्स तो नहीं ढूंढने लग जाएंगे? कहा जाता है ना कि जब कानून को आप बलपूर्वक थोपें और समाज उसके लिए तैयार ना हो, तो समाज सिर्फ और सिर्फ लूप होल्स खोजता है कि कैसे वो इस कानून से बचे, राइट? तो क्या समाज अब इसके लिए इतना जागरूक है कि वो यूसीसी को एक्सेप्ट कर ले? ये तो है कुछ चुनौतियां। अगर पक्ष में देखें तो सबसे बड़ी चीज है कि वो है राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता। जब धर्मनिरपेक्षता मतलब जब सभी धर्म समान नहीं है, सभी धर्मों से आदर्श दूरी है। जब सभी धर्मों से आदर्श दूरी है तो अच्छा होगा कि कानूनता नहीं, सामाजिक रूप से भी धर्मनिरपेक्षता को स्टैब्लिश कर लिया जाए, राष्ट्रीय एकता को इंश्योर किया जाए। और एकता में हर चीज़ें कहीं ना कहीं लागू होती हैं। देखिए विभिन्नताएं तो बहुत सारी हैं, हम कास्ट, क्रीड, कल्चर, क्विजीन, क्लोथ, इतने सारे मैटर्स पे अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो भारत को एक करती हैं, हमारा संविधान हमें एक करता है, हमारी संसद हमें एक करती है, हमारा जो राष्ट्रीय संघर्ष है वो हमें एक करता है। यदि धर्म के लेवल पे भी एक हो जाए, समान नागरिक संहिता आ जाए, तो राष्ट्रीय एकता और ज़्यादा प्रबल हो सकती है। इसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है वल्नरेबल सेक्शन, विमेन और चाइल्ड का। और ये जिम्मेदारी है सरकार की, ये जिम्मेदारी है समाज की कि कहीं ना कहीं वो लैंगिक न्याय को इंश्योर करे। और यूसीसी इसमें एक पथ प्रदर्शक हो सकता है, एक सपोर्टर हो सकता है जो लैंगिक न्याय और समानता को इंश्योर करेगा। फिर देखिए इससे सबसे आसान होगा सरलीकरण, कानून का सरलीकरण होना। अभी आप देखिए कितनी जटिलताएं हैं कानून में, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कानून में, जिसको लेके हमने सरला मुद्गल का केस देखा, हमने जितेंद्र माथुर का केस देखा कि किस तरीके से कानून में इतनी विविधता होने के कारण कई जगह पे वो न्याय इंश्योर नहीं हो पाता जिसकी जो कल्पना है, जिसका जो सपना है संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में रखा हुआ है। क्या हम उसी न्याय की बात कर रहे हैं? कहा जाता है जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, और फेयरनेस तब होगा जब कॉम्प्लेक्स नहीं इजीनेस प्रमोट होगा। तो दिस इज द रीजन ओनली कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द यूसीसी। इसके बाद जरूरी है कि पुरानी जटिलताओं को तोड़ा जाए। कभी जब सती प्रथा का विरोध किया गया होगा तो समाज ने सती प्रथा का भी विरोध किया होगा, सती प्रथा हटाने का भी विरोध किया था, लेकिन आज का समाज उसको स्वीकार कर रहा है ना। कभी हमने कन्या शिशुवध को खत्म किया तो उसका भी विरोध हुआ, विधवा पुनर्विवाह को जब खत्म किया तो उसका भी विरोध हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद जो है समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि समाज एक रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है, थमी हुई प्रक्रिया नहीं है। समाज हमेशा बदलता रहता है, समाज एक फॉर्म छोड़ के दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। ऐसे में जब समाज बदल रहा है तो जरूरी है उसी क्रम में प्रथाओं को भी बदला जाए, प्रथाओं को भी आधुनिक किया जाए, राइट। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया। तो ये कुछ पक्ष और विपक्ष में तर्क रहे यूसीसी के। आगे की राह क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या समान नागरिक संहिता आनी चाहिए? अगर समान नागरिक संहिता आएगी तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमने देख लिए, अच्छा क्या क्या होगा वो भी देख लिया। लेकिन अच्छा ये होगा कि सबसे पहले विभिन्न मुद्दों की जांच की जाए, जितने भी धर्म मतलब विधि धर्म के विशेषज्ञ लोग हैं उनको एक पटल पे लाया जाए, उनसे उनकी भी राय ली जाए, सरकार की भी राय लिया जाए, विधि आयोग की भी राय लिया जाए, और उसके बाद हम किसी कानून पे पहुंचे, ताकि एक बार कानून बनने पर उसका विरोध कम से कम हो। नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जनता में धीरे धीरे कंसेंसस बनाने का प्रयास किया जाए, जागरूकता लाने का प्रयास किया जाए, ताकि ये चीज थोपी हुई ना हो, बल्कि जनता भी उसको सहर्ष स्वीकार
करें। आपकी क्या राय है यूसीसी पे? आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब को मुझे यस और नो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में। क्या आर्टिकल 44 जो टीपीएसपी का पार्ट है, अब उससे संबंधित कानूनों का निर्माण विधि की या समय की मांग है? आपको क्या लगता है? सवाल पर खत्म कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।